जहाँ की अभी तेलंगाना का साम्राज्य है, तेलंगाना राज्य है। जो कि कल्याणी के जो चालुक्य वंश थे उनका उसके उत्कर्ष के काल में ही काकतीय वंश के राजा भी थे, लेकिन उनका क्या काम था, वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होने के कारण चालुक्यों के अंदर में ही काम करते थे। एज ए सामंत के रूप में वो काम करते थे। क्योंकि चालुक्य वंश का जो पतन हुआ, सोमेश्वर चतुर्थ जिसके समय में कि चालुक्य वंश का पतन हो गया, उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी और इसका फ़ायदा वहाँ के सामंतों ने उठाया। वहाँ के सामंतों ने जिसे जहाँ जहाँ मौका मिला, जैसे कि देवगिरी के यादव, होयसल, काकती, ये सभी अपने आप को स्वतंत्र राजा के रूप में इन्होंने अपनी घोषणा कर दी। लेकिन चालुक्य वंश के पतन के बाद चोल द्वितीय और रुद्र प्रथम काकतीय वंश के संस्थापक बने और इनका राजवंश सुदृढ़ अवस्था में रुद्र प्रथम के समय में ही आया, क्योंकि ये अपने साम्राज्य का, अपने वंश का बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। अब देखते हैं इनके राज्य का विस्तार। रुद्र प्रथम ने वारंगल को काकतीय की राजधानी बनाई, यानी कि काकतीयों की पहली राजधानी थी वारंगल। रुद्र प्रथम के बाद महादेव और गणपति शासक बने, ये क्रमशः उनके उत्तराधिकारी हो सकते हैं। रुद्र प्रथम काकतीय वंश के सबसे योग्य और साहसी राजाओं में से एक थे, ठीक है। उसने अपने राज्य की सीमा का बहुत ज़्यादा विस्तार किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। गणपति ने क्या किया, गणपति ने बहुत सारा डेवलपमेंट किया। सबसे ज़्यादा इनका डेवलपमेंट के बारे में नाम आता है इकोनॉमिक्स क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में इन्होंने क्या किया। गणपति ने आर्थिक क्षेत्र में राजस्व को बढ़ावा देने के लिए विदेशी व्यापार को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। उसने विभिन्न बाधक तटकरों को समाप्त कर दिया। तटकरों को समाप्त करने का मतलब ये हुआ, उसका इन द सेंस ये मतलब निकाला जाएगा कि पहले जो तट कर लगाए जाते थे, बहुत ज़्यादा लगाए जाते थे, उसे छोटे छोटे व्यापारी क्या होते हैं, उनको प्रोत्साहन ही नहीं मिलता था आगे बढ़ने का या बड़ा सा बिजनेस करने का। बड़े बड़े व्यापारियों के लिए तो ठीक था, लेकिन छोटे छोटे व्यापारियों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसलिए वो लोग क्या करते थे, बंदरगाहों पे बहुत कम व्यापार करने की सोचते थे। तट कर हटाने से क्या हुआ कि उनको मौका मिला अपने व्यापार को बढ़ाने का। वो व्यापार के लिए बाहर जाएंगे और विदेशी मुद्रा आके उनके राज्य में इकट्ठा होती रहेंगी, इससे आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी। यही सारी चीज़ें सोच के गणपति ने क्या किया, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन दिया। और मोरपल्ली एक प्रमुख बंदरगाह है जो कि अभी आंध्र प्रदेश में स्थित है। मोरपल्ली को उसने आंध्र प्रदेश का प्रमुख बंदरगाह बना लिया, ठीक है। इसके बाद मुस्लिम शासकों के से संघर्ष। गणपति के बाद क्या हुआ, उसका कोई बेटा नहीं था, तो उसने अपनी बेटी रुद्रमा देवी को वारंगल की शासिका बना दिया। रुद्रमा देवी बहुत ही इंपॉर्टेंट शासिका इसलिए है क्योंकि मध्यकाल में स्त्री शासिका, महिला शासिका बहुत कम देखने को मिलती, बस गिने चुने ही हैं। एक रजिया सुल्तान है जो कि उत्तर में है और दक्षिण में रुद्रमा देवी ने बहुत ही अच्छे से शासन किया और उसके बाद उनका उत्तराधिकारी होता है उनका बेटा प्रताप रुद्रदेव। चूंकि इस वंश का अंतिम शासक भी बन पाता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण था अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक, इन लोगों ने क्या किया था, वारंगल पे आक्रमण किया था। और 14वीं सदी के आरंभ में जब अफगान सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति मलिक काफूर दक्षिण भारत की विजय के लिए निकला, तो देवगिरी के यादव, द्वार समुद्र के होयसल, उन लोगों की तरह वारंगल के काकतियों के ऊपर भी उसने क्या की, विजय हासिल कर ली। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सेनापति मलिक काफूर जो है वो अपने स्वामी भक्त था, अपने स्वामी अलाउद्दीन खिलजी के लिए कुछ भी करने को तैयार था और उसने दक्षिण में बहुत ज़्यादा जीत भी दिलाई। इसका सारा श्रेय अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को ही दिया है। चूँकि इधर गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र उल्गू खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, उसने क्या किया, 1332 ईस्वी में वारंगल पे आक्रमण किया था और उस समय वहाँ पर राजा कौन थे, प्रताप रुद्रदेव थे। वारंगल पे आक्रमण करके प्रताप रुद्रदेव को बंदी बना लिया और इसके बाद काकतीय साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था। काकतीय वंश में बहुत सारे सम्राट नहीं हो पाए, लेकिन उनके जो कुछ सम्राट है उनका इस तरह से है।
बेद प्रथम, इनका शासनकाल था 1000 से 1030 ईस्वी तक। पोलराज प्रथम 1030 से 1075 ईस्वी। बेद द्वितीय 1075 से 1110 ईस्वी। पोलराज द्वितीय, रुद्रदेव प्रथम, महादेव, गणपति देव, रुद्रमा देवी और सबसे अंत में प्रताप रुद्रदेव का नाम आता है। प्रताप रुद्रदेव का शासनकाल था 1289 से लेकर 1323 ईस्वी तक। इसके बाद हम देखते हैं होयसल वंश। काकतीय वंश के बाद नंबर आता है होयसल वंशों का। चूंकि होयसल वंश देवगिरी के यादव वंश के समान ही द्वार समुद्र के यादव कुल से संबंध रखते थे। इन्होंने भी अपना संबंध किससे जोड़ा है? यादव कुल से जोड़ा है। इसलिए इस वंश के राजाओं ने जो भी लेख उत्कीर्ण करवाए थे उसमें अपने आप को किस बात से संबोधित किया है? यादव कुल तिलकय। यादव कुल तिलकय यानी कि यादव कुल का तिलक जिनके मस्तक पर हो वो है होयसल वंश। होयसलों के राज्य का वर्तमान क्षेत्र मैसूर प्रदेश में था और उनकी राजधानी उन्होंने बनाई थी द्वार समुद्र। शुरू में तो उनकी स्थिति सामंत राजाओं की थी, मतलब कि ये भी तो छोटे से सामंत ही थे जो कि चालुक्यों के अधीनस्थ राज्य में अपना सामंत व्यवस्था देखते थे। लेकिन जो कभी दक्षिण के चोलों और कल्याणी के चालुक्य राजाओं के आधिपत्य को स्वीकार कर रहे थे, जो कि चालुक्यों के पतन के बाद जिन्होंने कि अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। इसके यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि होयसल के जो साम्राज्य था, होयसल वंश जिस साम्राज्य पर अधिकार कायम करके रखा था वो दो लोगों के बीच में था। एक तरफ थे चोल वंश और दूसरी तरफ थे चालुक्य वंश। जब चोल वंश में महत्वपूर्ण शासक आते थे, बहुत ही समृद्धशाली प्रतिभावान शासक आते थे, तो होयसल वाले क्षेत्रों पर क्या होता था? चोलों का आधिपत्य कायम हो जाता था। लेकिन दूसरी तरफ जब चालुक्य वंश में कोई भी सम्राट आता था जो बहुत ही शक्तिशाली हुआ, तो वो क्या करते थे? वो अपना होयसलों के ऊपर अपना आधिपत्य कायम कर लेते थे। हाँ, राजा को बहुत प्रतापी होता था तो होयसलों पर अपना वशवर्ती बना। वंश का प्रारंभ, होयसल वंश का प्रारंभ। होयसल वंश का प्रारंभ सन होता है 1111 ईस्वी के आसपास और इसका क्षेत्र होता है मैसूर प्रदेश में विट्टिक, या फिर उसे कह ले विट्टी देव। विट्टी देव को होयसल का आरंभिक शासक भी मान सकते हैं। इस वंश की नींव किसने रखी थी? विट्टी देव ने रखी थी, जिन्हें कि हम विट्टिक नाम से भी जानते हैं। उसने अपना नाम बाद में बदलकर विष्णुवर्धन रख लिया था और 11 से 41 ईस्वी तक राज्य किया था। उसने और क्या किया? द्वार समुद्र यानी कि आधुनिक हलेवीड को अपनी राजधानी बनाई। पहले वह जैन धर्म को मानने वाला था और बाद में वो क्या हुआ? उसने वैष्णव धर्म को मानना शुरू कर दिया। उसने बहुत से राजाओं को जीता और हलेवीड में सुंदर विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया था। हलेवीड का मंदिर सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर पूरे विश्व में अपनी कला के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा विख्यात है। और इस कला के लिए अमरावती कला स्कूल शैली का प्रयोग किया गया था। इस मंदिर के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इनके शासन में, होयसलों के शासन में क्या हुआ था? इन्होंने मंदिरों पे बहुत ज़्यादा काम किया था, कई 100 मंदिरों का निर्माण करवाया था और उनके अवशेष हमें आज भी देखने को मिल सकते, बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं ये। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मंदिर बनवाया गया था हलेवीड का होयसल मंदिर। चूँकि होयसल राजवंशों के समय में स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर थी और इसमें बहुत ही खास चीज़ों को शामिल किया गया था। जैसे कि इनके जो मंदिर होते थे उसकी दीवारों में बाहर की तरफ कोनों को निकाला गया था, मतलब कि कोनों की जटिलता दिखाई देती है कहाँ? मंदिर के बाहर वाले पोर्शन पे, बाहर वाले इलाके पे, जो कि अन्य मंदिरों से इसे अलग करता है। अन्य मंदिरों में क्या होता है? एक सपाट सा दीवार रहता है जो कि मंदिर के कैंपस को बाहर के दुनिया से अलग करता है। लेकिन इन्होंने क्या किया था? मंदिर के बाहर किनारे कोन निकाल दिए गए थे। इस मंदिर को साधारण वर्ग या आयत में नहीं बनाया गया था, बल्कि कैसे बनाया गया था? एक सितारे के समान बना हुआ था। सितारा जैसे स्टार होता है, चारों तरफ से कोने निकले होते हैं, उसमें से प्रकाश प्रज्वलित होने के कगार पे रहता है, उसी तरीके से बनाया गया था। क्योंकि होयसल मंदिर में काले पत्थरों का प्रयोग किया गया है
और इसमें बेसर शैली का इस्तेमाल किया गया। इस मंदिर को बनाने में ये कौन सी शैली के हैं, तो ये बेसर शैली के हैं, और इस मंदिर में काले पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा काले पत्थर का प्रयोग देखें तो उसका अभी जो वर्तमान के समय में केरल का मंदिर है, केरल का फेमस मंदिर है, उसके अंदर जो विष्णु की आकृति है वो भी काले पत्थर से ही बनाई गई है। काले पत्थर में विष्णु की लेटी हुई एक प्रतिमा है, जिसके ऊपर की उनके नाग जो है वो छत बना करके लेटे हुए स्थिति में है, और उनकी जो सैया है वो उनका नाग ही है, जिसके ऊपर की वो आराम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, और कहीं नहीं। इसके अलावा काले पत्थर का उपयोग उड़ीसा में भी मिलता है देखने को। लिंगराज मंदिर नहीं, कोणार्क टेम्पल में इसका काले पत्थर का इस्तेमाल करना दिखाई देता है। चूँकि होयसल राजाओं के द्वारा जो ये मंदिर बनवाया गया है, इसमें नटराज के रूप में भगवान शिव को चित्रित किया गया है, और भगवान शिव को ये मंदिर समर्पित है। होयसल का मंदिर भगवान शिव को समर्पित किया गया है। इसका विशाल मंडप संगीत और नृत्य के लिए समर्पित है। मतलब कि वहाँ के शासकों ने, वहाँ के ब्राह्मणों ने क्या किया कि आम जो समारोह हुआ करते थे, सामाजिक समारोह या उत्सव कुछ भी हुआ करते थे, तो उसके लिए उन्होंने मंदिर के अंदर ही सब कुछ सारी चीज़ों का इंतजाम करके रखा था। जो भी मंडप बनाए जाते थे उनमें संगीत और नृत्य के लिए एक प्रबंधक भी रखे हुए थे, जो कि इन सारी चीज़ों की देखभाल करते थे, उनका ख्याल रखते थे। होलेश्वर मंदिर में हाथियों का एक पैनल है। ये पैनल बहुत ही बड़ा बनाया गया है, और इसमें दिखाया गया है कि इसमें कई सौ हाथी एक साथ एक जुलूस को निकाल रहे हैं। अब देखते हैं होयसलों का राज्य विस्तार। चूंकि इस समय में क्या हुआ, होयसलों ने अपना उत्कर्ष शुरू किया था, और धीरे धीरे इसकी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। सन 1110 ईस्वी में क्या हुआ, विष्णुवर्धन सबसे प्रतापी शासक विष्णुवर्धन द्वार समुद्र की राजगद्दी पर आरूढ़ हुआ। ठीक है, वह एक प्रतापी और महत्वाकांक्षी राजा था। उसने क्या किया, अपने राज्य को चालुक्यों की अधीनता से मुक्त कर अन्य राज्यों पर भी आक्रमण कर दिए। जाहिर सी बात है, जब सोमेश्वर चतुर्थ की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी, उनका शासनकाल खत्म हो रहा था, तो इस समय में होयसलों का जो उत्कर्ष होता है उससे उनके अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा था, काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं उनकी बढ़ गई थी। वो उतने से संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे, बल्कि उन्हें क्या लग रहा था कि उनके राज्य में और भी कुछ ज़्यादा राज्य शामिल हो जाए, ताकि उनकी संपन्नता और ज़्यादा बढ़ती रहे। इन्हीं सारे ख्याल को लेकर के उन्होंने क्या किया, वो कि मुक्त कर से राज्यों के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया। सुदूर दक्षिण में चोल, पांड्य और मालाबार के क्षेत्र में उसने विजय यात्राएं की और अपनी शक्ति को प्रदर्शित किया। यानी कि 1100 विष्णुवर्धन जो थे, उन्होंने चोल, पांड्य और मालाबार इन तीनों पे अपना राज्य कायम कर लिया था। इसमें संदेह नहीं है कि उसके शासनकाल में होयसल राज्य बहुत शक्तिशाली हो गया होगा। लेकिन 1140 में ही विष्णुवर्धन की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं इनका कल्याणी पर अधिकार, यानी कि होयसलों को कल्याणी पर अधिकार के बारे में क्या क्या बातें हैं। विष्णुवर्धन का एक पौत्र था वीर बल्लाल होयसल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ। उसने क्या किया, 12वीं सदी के अंतिम भाग में द्वार समुद्र के राज्य का स्वामी बना। ठीक है, द्वार समुद्र इनका जो केंद्र था उसका स्वामी बना, और इसके समय में कल्याणी के चालुक्यों की शक्ति बहुत छीन हो गई, क्योंकि उस समय वो पतन के कगार पे आ गए थे, इसलिए उनकी शक्ति छीन हो गई थी। दक्षिणापथ में उनका स्थान देवगिरी के यादवों ने ले लिया था। चूँकि चालुक्यों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी, तो क्या हुआ, उनके राज्य में जगह जगह पे विद्रोह होने लगे, और जो शक्तिशाली राजा थे वो सभी लोग अपने आप को स्वतंत्र कर दिया। एक तरफ तो होयसलों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, दूसरी तरफ दक्षिणापथ में किन्होंने अपने आप को स्वतंत्र किया, देवगिरी के यादवों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। सन 1187 में यादव राजा भिल्लम ने अंतिम चालुक्य राजा सोमेश्वर चतुर्थ को पतन कर कल्याणी पर अधिकार कर लिया था। यानी कि 1187 ईस्वी में क्या होता है, भिल्लम पहले स्वतंत्र शासक हुए, जिन्होंने कि सोमेश्वर चतुर्थ का सामंत होना स्वीकार नहीं किया और अपने लिए एक अलग राज्य बना लिया।
अतः जब वीर बल्लाल ने उत्तर की ओर अपनी शक्ति का विस्तार शुरू किया तो उसका संघर्ष प्रधानतया यादव राजा भिल्लम के साथ हो जाया करता था। वो इसलिए हो जाया करता था क्योंकि ये दोनों ही शासक, यानी यादव वंश के शासक और होयसल वंश के शासक, ये दोनों ही महत्वाकांक्षी थे। इन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ाया और एक दूसरे अपना अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहा। अब चूंकि दोनों एक ही जगह से बिलोंग करते थे, एक आसपास के क्षेत्रों में ही शासन संभालते थे, तो ये लोग जहाँ भी जाते थे तो दोनों एक साथ पहुँच जाते थे। इसलिए स्वाभाविक रूप से संघर्ष होना स्वाभाविक ही था इन्हारे बीच। वीर बल्लाल भिल्लम को परास्त करने में समर्थ हुआ, यानी कि वीर बल्लाल ने क्या किया, होयसल वंश ने क्या किया कि यादव वंशी जो राजा थे भिल्लम, उनको परास्त कर दिया, यहाँ तक कि उनको वीर गति प्राप्त हुई। लड़ते लड़ते उनका प्राण निकल गया तो उन्हें वीर गति कहेंगे। और अंत में विष्णुवर्धन के पौत्र वीर बल्लाल, जिसने कि यादव वंश के भिल्लल देव को वीर गति प्राप्त करवाई थी, और उनका शासन काल था 1173 से 1220 ईस्वी तक। इन्होंने क्या किया, देवगिरी के यादवों को परास्त किया और होयसलों को दक्षिण भारत में सबसे अधिक शक्तिशाली बना दिया। यानी कि दक्षिण इस समय में 12वीं शताब्दी में क्या हुआ था, दक्षिण भारत की सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में कौन बन के उभरा था, यही लोग उभरे थे, होयसल, जो कि 1310 ईस्वी तक शक्तिशाली बने रहे। ठीक है, 1310 ईस्वी में क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर का नेतृत्व में मुसलमानों ने उनके राज्य पर हमला कर दिया। मलिक काफूर जो कि दक्षिण अभियान पर निकले थे अपने स्वामी को खुश करने के लिए, अलाउद्दीन को खुश करने के लिए, उन्होंने क्या किया, 1310 ईस्वी में आक्रमण किया और फिर इस वंश का अंत कर दिया, पतन कर दिया। उनकी राजधानी पे कब्जा कर लिया और उसके राजा को बंदी भी बना लिया। चूंकि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अंत में 1326 में इस होयसल वंश का अंत कर दिया था। ठीक है, सिंघन द्वारा प्रतिशोध। होयसलों का यह उत्कर्ष बहुत देर तक कायम नहीं रह सका क्योंकि उनके आसपास बहुत सारे प्रतिभावान और महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। सबसे बड़ी बात तो इसमें सबसे बड़ा रोल अदा किया था मलिक काफूर ने, जो अलाउद्दीन खिलजी के लिए काम कर रहा था। प्रतापी राजा सिंघन, जिनका शासनकाल था 1210 से 1247 ईस्वी तक, उसने क्या किया, अपने पितामह के अपमान का प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। इस समय होयसल राज्य कि जो राज सिंहासन पर थे उस पर नरसिंह का शासन हो रहा था। वो वीर बल्लाल के पुत्र थे, यानी वीर बल्लाल के बेटे थे, जिन्होंने कि यादवों को पराजय का मुंह दिखलाया था। तो उसका बदला लेने के लिए उसका बेटा भिल्लल का बेटा सिंघन और इधर दूसरी तरफ वीर बल्लाल का बेटा नरसिंह, इन दोनों का आमना सामना हुआ। ये दोनों समकालीन राजा बने। नरसिंह के उत्तराधिकारी होयसल राजाओं का इतिहास अंधकार में है, यानी कि नरसिंह के बाद जितने भी उसके उत्तराधिकारी होते हैं उसके बारे में कोई भी साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उनके इतिहास को जानने की कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है। अब देवगिरी के जो यादव थे, यादवों के समान ही होयसलों की स्वतंत्र सत्ता का भी अंत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही हुआ। क्योंकि ये दोनों समकालीन थे और दोनों दक्षिण के ही राज्य थे, तो अलाउद्दीन का जो दक्षिण अभियान चल रहा था तो उसमें इन सभी दक्षिण के जितने भी छोटे छोटे राज्य थे उसमें इसके सेनापति मलिक काफूर ने क्या किया, विजय प्राप्त कर लिया था और द्वार समुद्र पर आक्रमण करके उसके राज्य को खत्म कर दिया, उसे जीत लिया। अब अफगान सुल्तान के इस आक्रमण के समय होयसल राज्य का राजा वीर बल्लाल तृतीय था। मतलब कि जब उसका अंत हुआ तो उस राजा का नाम था वीर बल्लाल तृतीय, जो कि उत्तराधिकारी थे, अंतिम उत्तराधिकारी थे होयसल राजाओं के। उसे कैद करके दिल्ली ले जाया गया। उसने अलाउद्दीन के सामने क्या किया कि शर्त मंजूर कर ली कि वो उसका करद हो जाएगा। करद मतलब उसकी अधीनता स्वीकार कर लेगा। लेकिन जब वो वापस अपने देश दक्षिण में लौटा, दक्कन में लौटा, तो उसने क्या किया कि अफगान सरदार से जो भी संधियां हुई थी उनको करने से वो मुकर गया। लेकिन इन सब के बावजूद, इन सब के कारण अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खुद से ही बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाया और लास्ट में उसने क्या किया, इसको अपने साम्राज्य में मिला लिया, इसका अंत कर दिया। अब काकतीयों के बाद आते हैं
काकतियों के बाद अब आता है देवगिरी के यादव वंश। यादव वंश भारतीय इतिहास में बहुत प्राचीन है और वह अपना संबंध प्राचीन यदुवंशी क्षत्रियों से मानता है। यादव वंश के जो भी शासक थे उन्होंने क्या किया, यदुवंशी क्षत्रिय वो जो हमेशा राज सिंहासन पे बैठते थे, और यदुवंशी जो हमेशा युद्ध में जीतते थे। राष्ट्रकूटों और चालुक्यों के उत्कर्ष के काल में यादव वंश के राजा अधीनस्थ सामंत राजाओं की स्थिति रखते थे, यानी कि राष्ट्रकूट और चालुक्य। राष्ट्रकूटों के बाद किनका ये आता है, चालुक्यों का शासन आता है। उसके समय में क्या थे, देवगिरी के जो अभी प्रेजेंट के यादव वंश कहलाते थे वो उनके यहाँ सामंत के रूप में काम करते थे। और चूंकि जब सोमेश्वर चतुर्थ का बहुत ही पतन होने वाला था, वो उसका राज्य समाप्त होने वाला था, तो बहुत सारे सामंतों ने जो अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था, उसमें से एक देवगिरी के यादव वंश का भी नाम आता है। और अभी के समय में हैदराबाद के क्षेत्र में स्थित देवगिरी, जो कि आधुनिक दौलताबाद के नाम से जानी जाती है, उसी को केंद्र बना करके उन्होंने अपना साम्राज्य प्रारंभ किया, उसे उत्कर्ष की ओर ले जाना आरंभ किया। यादव राजवंश के पहले सदस्य दृढ़ प्रहारा थे। हालांकि द्रौपद के पुत्र सचिंद्र प्रथम राष्ट्रकूट से अपने परिवार के लिए सामंती दर्जा प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। यानी कि इसमें कहा गया है कि द्रौपद के जो बेटा था, जिनका की नाम था शीचनंद्र प्रथम, उसने क्या किया कि राष्ट्रकूट, जो कि बहुत ही शक्तिशाली प्रतिभावान वंश था, उसके सामने अपने परिवार के लिए सामंत होने का दर्जा प्राप्त किया था। इस प्रमुख के महत्व का आकलन इस तथ्य से किया जा सकता है कि यादवों द्वारा जो शासित क्षेत्र को स्यूनदेशा के रूप में जाना जाता है। स्यूनदेशा उस क्षेत्र का नाम है जहाँ की यादवों का शासन हुआ करता था। इस बीच महान चालुक्यों की शक्ति पहले से ही गिरावट पर थी। यादवों ने स्वाभाविक रूप से स्थिति का लाभ उठाया, हर कोई उठाता है, और अपनी स्वतंत्रता का दावा किया। इस प्रकार क्या हुआ कि भिलामा ने यादव वंश की नींव रखी, जो लगभग एक सदी तक बनी रही। जब सोमेश्वर चतुर्थ का स्थिति बहुत खराब हो गया था, तो उनके सामंतों में से एक ये भी थे। इन्होंने अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या किया, खुद को स्वतंत्र कर दिया। होयसल ने दक्षिण में राज्य के आगे विस्तार के लिए एक बड़ी बाधा थी। सिंघन ने उसके खिलाफ एक सफल अभियान चलाया था। सिंघन बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए बहुत सारे काम किए थे। दक्षिण में अपनी सफलताओं से प्रेरित होकर सिमाना ने उत्तर में अपने वंशानुगत शत्रुओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। मालवा के परमार और गुजरात के चालुक्य, ये दोनों वो वंश थे जिनके साथ कि राष्ट्रकूटों और चालुक्य वगैरह, इन सब का काफ़ी ज़्यादा आपस में युद्ध संघर्ष हुआ करता था। उसने परमार राजा अर्जुन वर्मन को पराजित किया और मार डाला। इससे पता चलता है कि यह महत्वाकांक्षी अपना साम्राज्य विस्तार भी करने के ऊपर काम कर रहा था। काफ़ी ज़्यादा साम्राज्य विस्तार में इनकी दिलचस्पी थी। इस प्रकार सिंध के शासन काल में यादव साम्राज्य अपनी महिमा और शक्ति के क्षेत्र में पहुंच गया। होयसल, काकती, परमारों और चालुक्यों में से कई ने दक्कन में अपने वर्चस्व को चुनौती देने का साहस किया। ये सभी समकालीन थे, इसलिए इन चारों, ये होयसल, काकती, परमार, चालुक्य, ये सब ऊपर नीचे होते रहते थे। कभी कोई शक्तिशाली हो जाता था तो कभी दूसरा शक्तिशाली हो जाता, और अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश हमेशा करते ही रहते थे। भिल्ल तथा बल्लाम का संघर्ष। अब है भिल्ल और बल्लाम का संघर्ष, इसके बारे में देखते हैं। सन 1187 ईस्वी में यादव राजा भिल्लम ने अंतिम चालुक्य राजा सोमेश्वर चतुर्थ को परास्त कर दिया और कल्याणी, उसकी राजधानी कल्याणी पर अधिकार कर लिया। कल्याणी चालुक्यों की राजधानी थी, तत्कालीन राजधानी। इसमें संदेह नहीं है कि भिल्लम एक अत्यंत प्रतापी राजा था और उसी के कर्तव्य के कारण यादवों का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसे पता चलता है कि भिल्लम बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जिसने कि अपने वंश का नाम रोशन किया था। इसे काफ़ी चरम पे ले गया था अपने साम्राज्य को। भिल्लम को एक नए शत्रु का सामना करना पड़ा। द्वार समुद्र, जो कि मैसूर में था, वहाँ के क्षत्रियों के एक
वंश वहाँ पर शासन कर रहा था, जो कि अपने आप को होयसल कहलाते थे। होयसल, जिनके बारे में अभी पता चला है कि वो अपने आप को क्षत्रिय वंशी समझते थे। उनका शासन कहाँ था? मैसूर में था। और भिल्लम ने क्या किया था कि भिल्लम का उसके साथ शत्रुता प्रारंभ हो गया था। उसका एक कारण, एक साफ साफ बात है, दोनों ही चालुक्यों के अधीन सामंत थे, दोनों का राज्य आसपास था और दोनों ने ही एक साथ ही विद्रोह करके अपने आप को स्वतंत्र किया था। इसके अलावा वो दोनों ही महत्वाकांक्षी थे और अपने अगल बगल के साम्राज्य को जीत के अपना राज्य का विस्तार करना चाहते थे। तो फिर उन दोनों में संघर्ष होना लाजमी था। होयसलों ने क्या किया? चालुक्यों की शक्ति क्षीण होने पर दक्षिणापथ में जो स्थिति उत्पन्न हुई, जो अराजकता फैल जाती है शासक के हटने के उपरांत, होयसलों ने भी उसी से लाभ उठाया था और उनके राजा वीर बल्लाल द्वितीय ने उनकी ओर से अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए भिल्लम के राज्य पर भी आक्रमण कर दिया था। इस प्रकार बल्लाल और भिल्लम के बीच एक जोरदार संघर्ष हुआ था। वीर बल्लाल के साथ युद्ध करते हुए भिल्लम ने वीरगति प्राप्त की थी और उसके राज्य पर, जिसमें कल्याणी का प्रदेश भी शामिल था, होयसलों का अधिकार हो गया था। यानी कि भिल्लम यादव वंश का अंत किसने किया? यादव वंश के अंत करने का श्रेय जाता है होयसल के वीर बल्लाल को। और इस प्रकार 1191 ईस्वी में भिल्लम द्वारा स्थापित यादव वंश का अंत हो जाता है। जैत्रपाल की वीरता, अब नया टॉपिक है जैत्रपाल की वीरता। चूंकि विल्लम की इस पराजय से यादव वंश की शक्ति का मूलोच्छेद नहीं हो सका, मतलब कि वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सके। यादव वंश के कुछ राजकुमार अभी भी जीवित थे। भिल्लम का जो उत्तराधिकारी था जैलपाल प्रथम, उसने अनेक युद्धों द्वारा अपने वंश के नाम के गौरव का पुनरुद्धार किया था। यानी कि उसका जो वंश का नाम धूमिल हो गया था, मिट रहा था, तो उसमें उसने 4 चांद लगाया, उसके गौरव को फिर से बढ़ा दिया। होयसलों ने कल्याणी और देवगिरी पर स्थायी रूप से शासन का प्रयत्न नहीं किया, इसलिए जैत्रपाल को फिर से अपने राज्य के उत्कर्ष का अवसर मिल गया। क्योंकि यहाँ देखने वाली बात यह है कि होयसल ने, जिसने कि कल्याणी और देवगिरी दोनों को जीत लिया था, तो जब तक किसी भी राज्य में परमानेंट कोई शासन व्यवस्था चलाई नहीं जाएगी एक ही शासक के द्वारा, तो वहाँ पर दूसरे लोगों का आधिपत्य होना स्वाभाविक सी बात है। जब होयसल के राजा वहाँ नहीं रहते थे कल्याणी और देवगिरी में, तब जैत्रपाल ने क्या किया था, अपने राज्य को फिर से उठाने की कोशिश की थी और उसका शासनकाल हुआ था 1191 से लेकर के 1210। चूंकि अपने पड़ोसी राज्यों से निरंतर युद्ध संघर्ष करते रहने के कारण जैत्रपाल प्रथम ने यादव राज्य की शक्ति को भली भांति स्थापित कर दिया था, यानी कि अपना लोहा सभी लोगों से मनवा लिया था। अब है सिंघन द्वारा राज्य विस्तार। सिंघम इस वंश का सबसे शक्तिशाली प्रतापी राजा हुआ। उसने 37 वर्ष के अपने शासनकाल में चारों दिशाओं में बहुत से युद्ध किए और देवगिरी के जो यादव राज्य थे उनको उन्नति की चरम सीमा पर ले गया। यानी कि सिंघन जो थे उन्होंने अपने राज्य का उत्कर्ष किया, उसे उन्नतशील बनाया। इसके बारे में कुछ बातें हैं, जैसे कि होयसल राजा वीर बल्लाल ने उसके पितामह विल्लम को युद्ध में मारा था, ठीक है, और यादव राज्य को बुरी तरह से आक्रांत किया था। आक्रांत क्या किया था उन्होंने? तो एक तरह से इसे लगभग खत्म ही कर दिया था, जो कि छिटपुट कुछ उत्तराधिकारी थे जो कि इधर उधर थे, तो उनसे इस राज्य की नींव नहीं पड़ती। लेकिन सिंघन जब आए तो उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया, अपने वंश का विस्तार किया। अपने कुल के इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए होयसल राजा वीर बल्लाल ने जो किया था भिल्लम के साथ, उन्हें वीर गति को प्राप्त करवा दिया था, उसका बदला लेने के लिए सिंघन ने क्या किया, द्वार समुद्र के होयसल राज्य पर आक्रमण कर दिया। और वहाँ के राजा थे उस समय वीर बल्लाल द्वितीय, जिसको कि उसने परास्त कर दिया। यानी कि प्रथम युद्ध में होयसलों की विजय हुई, जबकि द्वितीय युद्ध में क्या हुआ, यादव वंशी शासकों की विजय हुई और अनेक प्रदेशों पर उनके जो अनेक प्रदेश है उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। होयसल राजा की विजय के बाद क्या होता है, सिंघन ने उत्तर की दिशा में विजय यात्रा के लिए प्रस्थान किया। पहले तो दक्षिण के राज्यों को जीता और फिर उसके बाद उत्तर की ओर प्रस्थान किया।
गुजरात पर उसने कई बार आक्रमण किए और मालवा को अपने अधिकार में लेकर काशी और मथुरा तक विजय यात्रा की। विजय यात्रा का मतलब हुआ कि वो जहाँ से भी गुजरता था या तो वो राज्य अब उसके अधीनता को स्वीकार कर लेते थे या फिर युद्ध के बाद उसे अपने राज्य में शामिल कर लिया जाता था। इतना ही नहीं, उसने कलचुरी राज्य को भी परास्त करके अफगान शासकों के साथ भी युद्ध किया। अफगान शासक कौन थे? अफगान शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, जो उसमें उत्तर भारत के बड़े भाग को अपने स्वामित्व में ले चुके थे, अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर चुके थे। कोल्हापुर के जो शिलाहार, बनवासी के कदंब और पांड्य देश के राजाओं को भी सिंघन ने आक्रांत किया। आक्रांत मतलब उन्हें परेशान किया, उनके साथ काफ़ी सारे संघर्ष किए, उन्हें जीता भी और अपने इन दिग्विजयों के उपलक्ष्य में कावेरी नदी के तट पर एक विजय स्तंभ की स्थापना की। क्योंकि देखा जाए तो विजय स्तंभ की स्थापना सबसे ज़्यादा चोल राजाओं के द्वारा किया गया है, लेकिन यहाँ पर एक विजय स्तंभ यादव वंशी राजा के द्वारा भी किया जा रहा है। इसमें संदेह नहीं है कि यादव राजा सिंघन ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण में सफलता प्राप्त की और न केवल संपूर्ण दक्षिणापथ आपूर्ति कावेरी तक का क्षेत्र, दक्षिणी भारतीय क्षेत्र से लेकर विंध्याचल के उत्तर के भी कतिपय प्रदेश को उसने अपने अधीनता में ले आया। तो ये देखा जाए तो काफ़ी बड़ा साम्राज्य था, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है जिस पर कि इसने सिंघन ने अपना स्वामित्व कायम करवा दिया। सिंघम न केवल अनुपम विजेता था बल्कि क्या था, विद्वानों का आश्रयदाता भी था और विद्या प्रेमी भी था। वो खुद भी विद्या प्रेमी था। संगीत रत्नाकर के रचयिता सारंगधर उसी के आश्रय में रहता था। सारंगधर एक रचयिता है, एक जिसने की रचा है संगीत रत्नाकर नामक साहित्य। प्रसिद्ध ज्योतिषी चांगदेव भी उसकी राज्य सेवा का एक उज्जवल रत्न था। भास्कराचार्य द्वारा रचित सिद्धांत शिरोमणि तथा ज्योतिष संबंधी अनेक ग्रंथों का अध्ययन के लिए उसने एक शिक्षा केंद्र की स्थापना की थी, यानी कि एक बड़ा सा कॉलेज खोला था। उसके बाद उसके पोते सिंघन का उत्तराधिकारी, अब हम देखने जा रहे हैं सिंघन के उत्तराधिकारी के बारे में, क्योंकि सिंघन तो बहुत ही प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी राजा साबित हुआ। अब उसके उत्तराधिकारियों के बारे में देखते हैं कि उन्होंने क्या किया। उसके पोते कृष्ण, उसका समय काल था 1247 से लेकर 1260 ईस्वी तक, और फिर उसका भाई महादेव का शासनकाल था 1260 से 1271 तक। उसने क्या किया, देवगिरी के राज सिंहासन को सुशोभित किया। पहले तो उसके पोते कृष्ण ने किया और उसके बाद कृष्ण के भाई महादेव गद्दासीन हुए। इन राजाओं के समय में भी गुजरात और शिलाहार राज्य के साथ यादवों के युद्ध जारी रहे थे। महादेव के बाद रामचंद्र, जिनका कि समयकाल है 1271 से 1309 ईस्वी तक, वो यादवों का राजा बना। उसके समय में क्या हुआ, 1294 ईस्वी में दिल्ली के प्रसिद्ध अफगान विजेता अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में विजय यात्रा की और इसमें उसका साथ किसने दिया था, साथ क्या दिया था, सारे प्रोग्राम को सेटल किया था उसके सेनापति ने, मलिक काफूर ने, जो कि एक हिजड़ा था। और कहा जाता है कि उसे इसी समय में कोहिनूर का हीरा भी प्राप्त हुआ था। इस समय देवगिरी के यादव राज्य दक्षिणापथ का प्रधान शक्ति था, यानी कि दक्षिणापथ में कोई सबसे बड़ी शक्ति के रूप में था तो वो देवगिरी के यादव वंशी शासक ही हुआ करते थे। इसलिए स्वाभाविक रूप से क्या हुआ कि अलाउद्दीन का सबसे बड़ा संघर्ष किसके साथ होना था, यादव राजा रामचंद्र के साथ ही होना था। अलाउद्दीन जानता था कि सम्मुख युद्ध में रामचंद्र को परास्त कर सकना सुगम नहीं है, इसलिए उसने छल का प्रयोग किया और यादव राजा के प्रति मैत्री भाव प्रदर्शित करके उसका आतिथ्य ग्रहण किया। इस प्रकार जब रामचंद्र असावधान हो गया तो अलाउद्दीन ने उस पर अचानक हमला कर दिया। इस स्थिति में यादवों के लिए अपनी स्वतंत्रता को कायम रखना असंभव हो गया और रामचंद्र ने विवश होकर अलाउद्दीन खिलजी के साथ संधि कर ली। रामचंद्र चूंकि खुद में बहुत ही बड़ा प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, कहा जाता है कि उसने जब अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली तो इससे उनका बेटा शंकर देव वो काफ़ी नाराज हुआ। उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई क्योंकि वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्रतिभावान समझता था और वो ये जानता था कि वो अपने आप को अलाउद्दीन से श्रेष्ठ
श्रेष्ठ बताकर रहेगा। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी थी कि रामचंद्र को मजबूरन अलाउद्दीन के साथ दोस्ती करनी पड़ी। शुरुआती दौर में तो अलाउद्दीन के साथ रामचंद्र की दोस्ती बहुत ही मजबूरीवश थी, लेकिन बाद में जाकर के दोनों ने एक दूसरे का बहुत साथ निभाया। बल्कि रामचंद्र ने अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान में सबसे ज़्यादा रोल दिया। अलाउद्दीन द्वारा रामचंद्र का स्वागत। अलाउद्दीन ने 600 मन मोती, 200 मन रत्न, 1000 मन चांदी और 4000 रेशमी वस्त्र और उसी प्रकार के अन्य बहुमूल्य उपहार लेकर रामचंद्र को गिफ्ट किया। इसके अतिरिक्त रामचंद्र ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी को वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया। यद्यपि रामचंद्र परास्त हो गया और फिर भी उसमें अभी स्वतंत्रता की भावना अवशिष्ट थी। उसने क्या किया, खिलजी के आधिपत्य का जुआ उतार फेंकने के विचार से 1 वर्ष तक कर देना बंद कर दिया। इस पर अलाउद्दीन ने क्या किया कि अपना सेनापति, उसके जो सेनापति थे मलिक काफूर, उसको आक्रमण करने के लिए भेज दिया और कहा कि जाकर के रामचंद्र के ऊपर आक्रमण करो। काफूर का सामना करने में रामचंद्र असमर्थ रहा, वो सामना नहीं कर पाया और क्या हुआ कि रामचंद्र को गिरफ्तार करके अलाउद्दीन के पास दिल्ली भेज दिया गया। वहाँ पर खिलजी सुल्तान ने उसका स्वागत किया और उसे राय रायाओ की उपाधि से विभूषित किया। अलाउद्दीन चूंकि रामचंद्र की शक्ति से भली भांति परिचित था, वो जानता था कि रामचंद्र काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली राजा है और इसीलिए उसे अपना अधीनस्थ बनाकर ही संतुष्ट कर दिया। उसके साथ किसी भी तरह का कोई गलत व्यवहार नहीं किया, बल्कि कहा तो यहाँ तक जाता है कि अलाउद्दीन ने करीब 1 लाख स्वर्ण सिक्के रामचंद्र को दिए और सम्मान पूर्वक उसे उसकी राजधानी पहुंचा दिया। और अंत में रामचंद्र के बाद उसका जो पुत्र था शंकरदेव, उसने अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। वो शुरू से ही अलाउद्दीन के अधीनस्थ राजा के रूप में काम करने के खिलाफ था। एक बार फिर मलिक काफूर ने क्या किया, देवगिरी पर आक्रमण कर दिया और उसे लड़ते लड़ते शंकर ने 1312 ईस्वी में वीर गति प्राप्त कर ली। 1316 में जब अलाउद्दीन की मृत्यु हुई तो रामचंद्र का जो जमाता था हरपाल के नेतृत्व में यादवों ने एक बार फिर स्वतंत्र होने का प्रयत्न किया, बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें इस बारे में सफलता नहीं मिल पाई। उनका जमाता जो हरपाल था उसे सफलता नहीं